नमस्कार एवरीवन। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की बात जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचते हैं, तो शुरुआत करेंगे घर के अंदर से। जो 2 हफ्ते में चीज़ें हुई हैं उसको लेकर के, और फिर जो वर्ल्ड वाइड थोड़ी बहुत चीज़ें आई हैं उसको भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं घर के अंदर से। आप सभी को जो भी दशहरा गया उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आगे दिवाली आने की जो टाइम है इस पूरे पावन महीने का, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और सारे देशवासियों को ये उम्मीद करता हूँ कि आपका ये साल अच्छा गया हो और आगे आने वाला साल और भी अच्छा जाए। अब बात करी जाएगी शुरुआत से, लद्दाख से लेते हैं। लद्दाख में सोनम वांगचुक जी को ऊपर एनएसए लगा है, उस धारा के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है। तो एनएसए उन पे लगा 2025 में। लोगों ने उस पर बहुत सवाल उठाए कि ये गवर्नमेंट एंटी नेशनल उनको बस बनाना चाहती है, ऐसे कोई प्रूफ नहीं है और ये एलिगेशन बेबुनियाद है। तो मैं ये बात बता दूं कि 2007 में भी उन पे ये एलिगेशन लगी है, ठीक है। और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो 2007 में उन पे जो एलिगेशन लगी थी उसमें ये रहा, ये था 28 फरवरी 2007 को डेटेड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर ले। उसके अंदर उनको पूरा बताया गया था कि उनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस हैं, उनके खिलाफ भी और उनके एनजीओ के खिलाफ भी। इसके अंदर उन पर एलिगेशन ये थी कि उन्होंने 200 कैनाल लैंड को विदाउट पेइंग ड्यूज तरीके से ऑक्यूपाई किया है इलीगली। इसके अलावा उन पर यह भी एलिगेशन थी कि उनका एंटी नेशनल कनेक्शंस हैं इन चाइना एंड अदर प्लेसेस, ठीक है, विच हैव बीन और मे बी एक्सप्लॉयटेड फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। ये 2007 फरवरी की बात है, आज की नहीं। आज से 17 साल पहले उन पर एलिगेशन लगी थी। उस टाइम पे ना तो बीजेपी की सरकार थी, ठीक है, ना 2370 रिमूव हुआ था। लद्दाख और ले पार्ट थे जम्मू एंड कश्मीर के एरिया के। और वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट उस टाइम से हुई थी और अभी की वहाँ के क्या हाल है वो सभी को पता है। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है कि एलिगेशंस उन पर 2007 में लगी थी। अभी के दंगों के और डिस्ट्रप्शन के बाद, जिसमें कई लोग मारे गए, बहुत से लोग जख्मी हुए, बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, तो उन पे जो अभी एनएसए के एलिगेशन लगी हैं उसके प्रॉपर सबूत मिल रहे हैं और आगे भी उसके हिसाब से ही उन पे कार्रवाई होगी। अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलेंगे तो हमारे देश का लॉ इतना सक्षम है कि वो क्लियर निकल जाए। लेकिन अगर उनके खिलाफ मिलते हैं और ये साबित होता है कि वो इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में सम्मिलित थे, तो ये सारी बातें हटा करके कि वो साइंटिस्ट हैं या कुछ भी हैं, मैं सिंपल से एक बात बोलूँगा कि अगर आप इंटरनेशनल हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप साइंटिस्ट हैं, नेता हैं, पुलिस वाले हैं। अगर आप इंटरनेशनल हैं तो सिंपल सी बात है, आपको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। आपको उस सज़ा के बिल्कुल हकदार हैं और विद ड्यू जुडिशियल प्रोसेस यू विल बी गिवन व्हाट यू डिज़र्व। और कोई भी उसमें लॉन्ग या शॉर्ट रोप आपको नहीं मिलेगी जो आपको बचा पाए। बाकी देखते हैं, आगे वाले टाइम में पता चल ही जाएगा कि कौन कितने पानी में है। इसके अलावा साथ साथ देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करी गई नवरात्रों के अंदर, चाहे वो कुछ लोगों के द्वारा नाम और अपनी पहचान बदल करके गरबा के पंडालों में घुसना हो लड़कियां छेड़ने के लिए, चाहे वो गरबा पंडालों पे या फिर दशहरे के पंडालों पे पत्थरबाजी हो, और चाहे वो बरेली का इंसिडेंट हो दंगे का। पर वो भूल गए थे कि ये 2014 का पहले का भारत नहीं है और आप ये करेंगे तो पूरा रिटेलिएशन आएगा। और सबसे सही रिटेलिएशन आया है आपका यूपी के अंदर। महज 2 दिन के अंदर 48 घंटे के भीतर भीतर योगी आदित्यनाथ जी ने प्रॉपर एक्शन लिया। जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको हिरासत में लिया गया है। और वही वाली बात है कि योगी जी ने कहा था कि मौलाना शायद भूल गया कि किसकी सरकार है। जो भी अपवाद करेगा उसको उसकी जगह तक पहुंचाया जाएगा और जो भी दंगा करेगा उसको झरनों का टिकट पूरा काट करके पकड़ाया जाएगा। तो रसीदें सबकी कटी हैं और जो जो पाया जाएगा उसको
और जो आगे भी पाया जाएगा उसको उसको पूरा भर के इनाम मिलेगा, चाहे फिर वो बुलडोज़र चल के घर टूटे या फिर चाहे वो जुर्माना लगे। और एक कमाल की बात रहेगी कि सिर्फ 48 घंटे के अंदर उन्होंने ये अचीव किया। पहले यूपी में जब दंगे होते थे तो हफ्तों महीनों तक चलते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद दंगों पे पूरी तरीके से लगाम लगी है। कर्फ्यूज़ को मिनिमम पे रखा गया है, कर्फ्यू बिल्कुल लगाए बगैर ये दंगा ख़त्म कर दिया गया। और ये बात जिन लोगों ने ये दंगा करने शुरू करने की कोशिश करी थी उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप एक विशेष समुदाय के पीछे लग करके अगर अपना एक्शन लेते हैं तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि अब इस देश का हिंदू सो नहीं रहा है, वो जागृत है। अगर आप एक के अपीजमेंट पे जाएंगे तो पूरे दूसरी तरफ कंसोलिडेशन होगा। और आप 20% 25% लोगों को अपीज करते करते ये भूल गए हैं कि 75 से 80% दूसरा पार्ट है। और अगर वो कंसोलिडेट हो जाएगा तो फिर आप ये छोड़िए, आप अगले जन्म में भी सत्ता में नहीं आ सकते, बेशक से फिर वो बिहार हो, असम हो, यूपी हो या और कोई स्टेट्स हो। अब बाकी आपकी समझदारी पे है, वरना तो हमारे बहुत अच्छे और काफ़ी युवा नेता जिन्होंने बोला है कि युवा, छात्र और जेनजी आगे बढ़ के देश को बदलें और हम उनके साथ हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि जो युवा है वही छात्र और जो छात्र है वही युवा है। इन दोनों में कोई अलग बात नहीं होती है। छात्र जो होता है वो अपनी युवा अवस्था में ही पढ़ाई करता है, पर वही वाली बात है, इनके यहाँ पे कुछ लोग ऐसे छात्र भी हैं जो 40 साल के हो गए हैं और फिर भी वो छात्र ही रह गए हैं और ये अमित शाह के आसपास की एज के हैं और ये युवा ही रह गए हैं। पर चलिए वो बात सारी अलग है। अगर आदमी खुश में जीना चाहता है तो बिल्कुल सही बात है, आप युवा ही रहिए। 80-90 चुनाव आप हार ही चुके हैं, 100 का आंकड़ा पार करने के बाद आपको खुद ही पूरे सम्मान के साथ पवेलियन की ओर अग्रसर करवा दिया जाएगा कि जी आपका बहुत हुआ सम्मान, अब आप आगे कहीं और बैठे। ये काफ़ी अच्छा था। इसके बाद अब एशिया क्रिकेट काउंसिल ने करवा तो दिया एशिया कप में मैच, और 3 मैच करवा दिए भारत के, और तीनों मैचों में भारत ने वही काम किया जो भारत करता है। उन्होंने पाकिस्तान को रगड़ के फेंक दिया। तो उस पर सबसे बड़ी बात, मैंने तो मैच उतना देखा नहीं कोई, लेकिन जो सबसे बाद में न्यूज़ वगैरह देख के पता चला कि हमारे को ट्रॉफी ही नहीं थी। पूरा मैच हो गया, सब कुछ हो गया और ट्रॉफी नहीं दी भारत को, क्योंकि भारत ने कह दिया था कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी वही हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जो टेरर एक्टिविटी होती हैं और जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उसके वो नेता हैं। तो और सिंपल सी बात है कि जिनसे हमारी लड़ाई है, अगर आप उनको स्टेज पे खड़े करेंगे तो हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। बहुत सही किया गया है। और 2-3 दिन के ड्रामे के बाद में उन्होंने कहा कि हम तो ट्रॉफी ले गए, ये कर गए, वो कर गए। फिर सोशल मीडिया पे काफ़ी बात हुई, काफ़ी ट्रोल्स हुए और पाकिस्तान ने अपनी भित पिटवा ही ली। और भित पिटवाने वो बहुत अच्छे वैसे भी हैं, तो मुबारक हो उनको कि उन्होंने भित पिटवा ली और आखिरी में ट्रॉफी वापस से हैंड ओवर इंडिया को करी गई। तो थूक के चाटने वाली आदत उनकी थी, तो उन्होंने थूका और फिर चाट लिया। अब क्या कह सकते हैं, जेनेटिक इश्यूज़ ज़्यादा हो गए हैं वहाँ पे, तो अब वो रिटार्डनेस सामने से भी शो होती है। तो ये हो गई बात इंडिया की और फिर भिखारी कंट्री की। अब बात आती है आगे दुनिया में क्या हो रहा है। तो सबसे पहली बात रहेगी दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर देश अमेरिका की। अमेरिका के अंदर उनका जो बजट था वो पास नहीं हुआ, उसमें इश्यूज़ आए और उसकी वजह से वो पास ना होने की वजह से वहाँ पे कामकाज जो था वो ठप पड़ गया। अब इसको जानने का थोड़ा टेक्निकल है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अमेरिका के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, जैसे हाउस और सेनेट। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है तो वहाँ पे हाउस और सेनेट होता है। तो सेनेट में जब ये बिल पेश हुआ तो उसमें उनको जो मेजॉरिटी फिगर चाहिए था उनको नहीं मिल पाया। उनको मेजॉरिटी फिगर चाहिए था 56 का, तो 56 का फिगर ना मिलने की वजह से और ये जो आपका बजट था वो पास नहीं हो पाया। ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है पहले भी। उससे होता क्या है, जो उनका
नॉन एसेंशियल सर्विसेज वगैरह होते हैं, उनका जो उतना भी फ्रेमवर्क है वो रुक जाता है, वो हॉल्ट पे आ जाता है। सारे जो पब्लिक ऑफिसेज हैं ये सारे होते हैं, इनकी फंडिंग रुक जाती है और एक तरीके से पूरा देश, मतलब क्लियरली नहीं लेकिन पर्दे के पीछे से हॉल्ट पे रह जाता है। ये बाइडेन जी की सरकार में भी 2-3 बार हो चुका है। इससे पहले जब ट्रम्प जी की सरकार थी तब भी ये हुआ है। तब इसके 2 तरीके हैं इसको रिजॉल्व करने के। जैसे मान लीजिए इंडिया में अगर ऐसा हो रहा है कि कोई चीज़ हमने लोकसभा से पास कर दी, फिर वो राज्यसभा गई, वहाँ पे वो पास नहीं हो पाई, तो उसको ओवरराइड करने का अधिकार लोकसभा के पास फिर से होता है। ये इंडिया का फॉर्मूला ऑफ वर्किंग है, क्योंकि फिर वो यूनानिमस वोटिंग के नंबर्स काउंट होते हैं। अगर दोनों जो हाउसेज उसके नंबर्स मिला के, अगर लोकसभा राज्यसभा के मिला कर सत्ताधारी पार्टी के जिन्होंने बिल पेश किया उनके पास है नंबर्स, तो फिर वो ओवरराइड करके पास किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या सिस्टम है कि 100 में से 56 वोट्स चाहिए होते हैं सेनेट में, तभी आगे जाके वो पास होता है। अब वो नंबर उनको ना मिले और मान ले तो 2 सिनेरियोज गिने जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि 50-50 हो जाए दोनों तरफ, तो सिर्फ 50-50 वाले केस के अंदर आपको 51st वोट जो टाई ब्रेकर होता है वो जाता है आपका वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू, और उससे फिर वो इकट्ठा होकर के 51/50 के रेशियो पे पास करा जा सकता है। अगर वो टाई हो 50-50 पे, अगर 50-50 पे टाई नहीं होता है तो 56 का आंकड़ा आपको लाना पड़ता है। वो आपकी बार नहीं हुआ है, उस वजह से वहाँ पे जो सो कॉल्ड सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और अमीर और ताकतवर कंट्री है वर्ल्ड की, वो इस टाइम हॉल्ट पे है, अपने घुटनों पर है। और इन्होंने कुछ टाइम पहले इंडिया को एक डेड इकोनॉमी बोला था, और अभी डेड और इकोनॉमी दोनों हमारे किसके सामने और किसके माथे पे लगे हुए हैं दिख ही रहा है। इन्होंने H1B की जो वीज़ा फीस बढ़ाई है, उससे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारी कंपनीज अब ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि अगर आपको एम्प्लॉय करने हैं तो फिर वो अमेरिका नहीं बुला रहे हैं लोगों को, और वो आउटसोर्स करेंगे। इसमें चाहे हमें एप्पल हो जाए, एनवीडिया हो जाए, सैमसंग हो जाए, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, जनरल मोटर्स हो जाए, और भी जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं, मेटा हो जाए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे के सारे अब इस बात पे बात करने लगे हैं कि अगर यही आगे चल के अगर ऐसा रहता है तो वो अमेरिका से अपने बिजनेस जो मेन बिजनेस उनके हेडक्वार्टर्स हैं उनको शिफ्ट करने की तैयारी भी लग गए हैं। इस तरीके से एगोना फेस है फॉर मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, बट वही वाली बात है कि वो रह रह के सीखते हैं। बट दूसरी बात यह है कि वो कुछ चेंजेस लाने की कोशिश में हैं अपने देश में, वो कोशिश कर सकते हैं। उस पर अलग से मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बस ये बताने के लिए था कि जिन्होंने हमें डायरेक्ट इकोनॉमी बोला था वो खुद अपने उसी फेज में फंस गए हैं, और अब वो खुद में डायरेक्ट इकोनॉमी के उस पर अग्रसर हैं। अब आगे चल के ये देखना होगा कि ये ऊँट किस तरफ बैठेगा और कितनी जल्दी अमेरिका इससे बाहर आएगा। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक उसका सुधार निवारण हो गया हो, और फिर जो उनका बजट है वो पास हो गया। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो हम इसके बाद एक फॉलो वीडियो बना लेंगे उसके ऊपर। तो ये 2 बातें रही। फिर बात आई हमास और इजराइल के उस पर, जो 2 स्टेट सॉल्यूशन के उस पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दिया अपना ब्यौरा, और एक तरीके से पीस डील दी है उसको। हमास वाले को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसको उगलें या निगलें। ये पहले जब वो प्रेजेंट करी गई अरब नेशंस के तहत तो उसमें कुछ चीज़ें थी। अब जब वो नेतन्याहू जी को दिखाई गई, जो इजराइल के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने वहाँ पे उसमें से कुछ चीज़ें बदली, तो गोल पोस्ट बदल गया। अब जो गोल पोस्ट बदल गया तो अब अरब लीग वाले और पैलेस्टाइन वाले लोग ये कह रहे हैं कि अब इसमें जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ है नहीं, और अमेरिका कह रहा है कि अब जो ये लिखा है या तो इसको मानो और ना भुगतो, क्योंकि अगर ये डील वो साइन नहीं करते हैं और वो इससे बैक ऑफ कर जाते हैं तो इजराइल का कहना बिल्कुल सिंपल है कि उसके बाद पीस डील
पीस डील कुछ नहीं, उसके बाद जो हमें करना है हम करेंगे और उसके हिसाब से हम पीस लेके आएंगे। बेसिकली पीस कर देंगे और फिर पीस हो जाएगा। और जो 7 अक्टूबर की घटना हुई थी जिसमें 1200 इजरायलीज़ की जान गई थी और 200 से ज़्यादा इजरायली और भारतीय लोगों को पकड़ के ले गए थे पैलेस्टाइन के अंदर और गाज़ा स्ट्रिप के अंदर, पैलेस्टीन के नाम और धर्म के नाम पे हमास वाले, उसका बदला वो अपने हिसाब से ले ही लेंगे। अब लोग फिर वही जेनोसाइड चिल्लाएंगे, लेकिन अब फिर अगर सच्चाई सामने ला दें कि यमन के अंदर जो 500,000 लोग मरे हैं पिछले 10 साल के अंदर, वो उसका जेनोसाइड किसके नाम पे बिल फटना चाहिए और कौन सी सच्चाई है, तो लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। बाकी सोचने का ख्याल अच्छा है कि हमारा सोच रहा है कि वो वापस रिवाइव कर जाएगा, तो उनको ये बता दिया जाए कि कुछ रिवाइवल नहीं होना है। इसका सोल्यूशन यही निकलना है कि आपका वहाँ पे बिल्कुल उसको न्यूट्रलाइज करके और रेगुलेशन के साथ आप आगे गाज़ा स्ट्रिप में लोग रहेंगे, वरना सबको अपना अपने रास्ते पता है, अपने अपने रास्ते लेने पड़ेंगे। तो ये पीस डील ऐसी आई है कि ना हमास से ली जा रही है और ना निकली जा रही है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर ये डील कैंसिल हो जाए तो उसके बाद इजराइल अपना कार्रवाई शुरू करे। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो लोग आपके बच्चों को अवन में डाल के जला देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, एकदम न्यू बॉर्न बेबीज़ को, जो गले काट करके उनके मीनार बनाते हैं छोटे बच्चों की गलों की, जो लड़कियों का सामूहिक बलात्कार करते हैं, जो निहत्तों पे वार करते हैं, उनके वो सारे के सारे टेररिस्ट हैं और उनको साथ देने वाले सारे के सारे टेररिस्ट हैं। और टेररिस्ट की एक ही सज़ा होती है, एक गोली और काम ख़त्म। उसमें मेरा मानना सिंपल सा है, सरेंडर वरेंडर का कोई ड्रामा नहीं लेना है उधर से। बाकी अब वही वाली बात है कि मोसाद और इजरायली से ऊपर हम लोग तो क्या ही जानेंगे, वो अपने आप कर ही लेंगे जो उनको करना है। सेम बात निकल के आई है दूसरी तरफ चला जाए यूक्रेन वॉर में, तो उसमें भी यूएस वाला अपने आप को आगे बढ़ाने के बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं इसकी पीस करा दूंगा, वो पीस करा दूंगा। तो अब निकल के आ रहा है कि सीधी सीधी बात ये हुई है कि अगर इसमें पीस टॉक होगी तो वो भारत में होगी या भारत की अध्यक्षता में होगी, जिसके अंदर भारत करेगा काम मीडिएटर का और तीनों पार्टीज़ को बीच में बैठना पड़ेगा। अब आप कहेंगे यूक्रेन और रशिया के बारे में 3 पार्टीज़ को, जी हाँ 3 पार्टीज़ हैं, एक है रशिया, एक है यूक्रेन और तीसरा है ईयू। यूरोपियन यूनियन को अपनी जो उन्होंने इसको खींचते इतना लंबा लेके गए हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, और उसके अकाउंटेबिलिटी लेने के बाद ही और प्रॉपर सीज फायर करने के बाद और ज़ेलेंस्की के सरेंडर करने के बाद ही ये वॉर रुकी जाएगी। क्योंकि आपको लगता है कि आप रशिया से ज़मीन वापस ले लेंगे, तो ये आपका वहम है। डोनेट्स्क और लुहांस्क के एरिया वो नहीं छोड़ेंगे, और यूरोपियन यूनियन को अपना स्टैंड समझना पड़ेगा कि अब आप वो नहीं रहे जो आप पहले थे, आपकी मोनोपोली जा चुकी है। यहाँ पे लोग अब सीधी सीधी बात करते हैं और पावर जो है वो इस पूरे वॉर के अंदर रशिया के पास है, और मीडिएशन का कार्रवाई अगर इंडिया करेगा तो वो जो अभी स्थिति है उस पर उसको रोक के ही बात हो पाएगी। ज़मीन लेना देने का कार्यक्रम बहुत मुश्किल है इसमें। बाकी आने वाला टाइम बताएगा कि यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन वाले कितने समझदार हैं और इसको आगे खींचते हैं, तो उसमें उन्हीं का नुकसान है। क्योंकि अब वही वाली बात है कि अगले की भी एक सीमा है जो सोचते सोचते रुका हुआ है, और अगर उसने उसके आगे एक्चुअली में कुछ कर दिया, अगर रशिया एक्चुअली में आगे बढ़ के अटैक करता है, तो यूक्रेन छोड़ो और भी कई सारे देश ना खोने पड़ जाएं आप लोगों को, और फिर अपना ये कलेक्टिव अप्रोच ऑफ डिफेंस और कलेक्टिव अप्रोच ऑफ ऑफेंस वो धरी की धरी रह जाएगी। बाकी आने वाला टाइम बताएगा और हम उसके लिए आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।